मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टक्कनपुर में लगाई चौपाल। जनता की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारी को तत्काल निराकरण के दिए आदेश। हल्द्वानी में फिल्मी स्टाइल में की शराब की तस्करी। अवैध रूप से लाई जा रही 60 पेटी शराब जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। किच्छा पुलिस को मिली सफलता। 20,000 के इनामी बदमाश को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था आरोपी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश में अगले 24 घंटे में बढ़ेगी ठंड। शीतलहर के साथ मिल सकता है घना कोहरा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए आपको सीधा लाइव ले चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। हम सबसे इस प्रकार की अपेक्षा की है। आज के अवसर पर मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, लगन से, मेहनत से, संकल्प से, और धरती से आसमान को छूने का काम, साधारण से असाधारण की यात्रा करें। और दुनिया के अंदर जितने लोगों ने भी इतिहास बनाया है, जिन्होंने भी इतिहास रचने का काम किया है, वो सारे के सारे सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। उन्होंने ही जीवन में इतिहास बनाने का काम किया है। तो आप सबकी जिन क्षेत्रों में जाएं, उन क्षेत्रों में अपने सर्वोत्तम को देने का काम करें और संकल्प लेकर, अपना ध्येय बनाकर, अपना लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे बढ़े। और ऐसे महापुरुषों से हम हमेशा प्रेरणा लेकर, कहीं न कहीं उनके प्रेरक जो जीवन के किए हुए कृत्य हैं, काम हैं, उन कामों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम करें। अंत में इस विशिष्ट कार्यक्रम में आज कल ही मैंने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, ये कल का दिन हमारे लिए बहुत ऐसा दिन है जो पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस दिन बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का शहादत हुई थी, उस दिन के अंदर मैं विद्यार्थियों के पास मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ गुरु घर में, और नानकता साहब में आकर मैं मत्था टेकना चाहता हूँ। तो एक जल्दी में आपने एक कार्यक्रम बनाया, उसके लिए और सभी इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाया, मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और आज का दिन एक और महत्व का दिन है। शहीद उधम सिंह जी का भी आज जन्म दिवस है, जिन्होंने जलियांवाला बाग के कांड के समय के गवर्नर, जिन्होंने क्रूरतम अपने समय में गोलियां चलवाई थी, लाठियां चलवाई थी, लोगों के ऊपर तमाम प्रकार के अत्याचार किए थे, उनके ऊपर लंदन में जाकर उनको मौत के घाट उतारने का काम किया था। और इसी उन्हीं के नाम से हमारे जनपद का नाम भी है, उधम सिंह जी के नाम से शहीद उधम सिंह जी का भी जन्म दिवस है। मैं उनको भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और पुनः एक बार वीर साहबजादों के चरणों में सादर नमन करते हुए अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जो कि देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज धरना देने वाले हैं। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड को लेकर आज वो प्रदर्शन करेंगे और वीआईपी आरोपी के नाम के खुलासे की मांग आज वो करने वाले हैं। हालांकि गांधी पार्क में 24 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे हरीश रावत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज धरना देने वाले हैं और गांधी पार्क में 24 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे हरीश रावत। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं हरीश रावत और वीआईपी आरोपियों के नाम के खुलासे की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर आज वो प्रदर्शन देंगे। तो वीआईपी आरोपियों के नाम के खुलासे की मांग
जिसको लेकर गांधी पार्क में 24 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे हरीश रावत। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से, तो आकाश से ही जान लेते हैं। आकाश, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज धरना देने वाले हैं, हत्याकांड मामले को लेकर आज वो धरना देंगे और जिन वीआईपी आरोपी के नाम की मांग कर रहे हैं वो क्या वो जानते हैं कि वो आरोपी कौन है जिसके चलते वो इस तरह से वीआईपी आरोपी कहकर उन्हें बता रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो अंकिता हत्याकांड मामला हुआ था उसके बाद से ही लगातार जो सरगर्मी है वो एक तरीके से तेज देखने को मिली थी, क्योंकि कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम जो आरोप लग रहे थे और एक तरीके से जो एक कहीं ना कहीं ये एक बात निकल कर सामने आ रही थी कि किसी वीआईपी को एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर के दबाव जो है अंकिता के ऊपर बनाया जा रहा था, जिसके चलते उसने जो है उसकी हत्या जो है की गई है। उसी वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए लगातार विपक्ष एक तरीके से हमलावर है। जब ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद से विपक्ष इस बात को लेकर मांग कर रहा था सरकार से कि वीआईपी के नाम का जो है खुलासा होना चाहिए कि आखिरकार वो वीआईपी कौन है, और यही वजह है कि इसको लेकर के सीबीआई जांच की मांग भी की जाती है। परिजन भी इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि वीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए, और इसी मांग को लेकर लगातार एक तरीके से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिरकार वो वीआईपी कौन था जिसको लेकर अंकिता को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कही जा रही थी। लेकिन कह सकते हैं कि इस बात को लेकर के जिस तरह से विधानसभा में जब शीतकालीन सत्र हुआ उस समय विपक्ष ने सवाल उठाया था। इस बात कर सकते कहीं ना कहीं संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि वो वीआईपी कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि जो उस एक होटल में जो रिजॉर्ट है उसमें जो वीआईपी स्वीट्स होते हैं या कमरे होते हैं उसको एक तरह से वीआईपी का नाम दिया जाता है। तो ऐसे में उस बात को लेकर कहीं ना कहीं हरीश रावत काफी नाखुश भी नजर आए थे, उन्होंने उस समय भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और यही वजह है कि उन्होंने आज इस बात का जिक्र किया था कि आज वो 24 घंटे के लिए धरना देंगे गांधी पार्क में, गांधी की जो प्रतिमा है उसके नीचे वो धरना प्रदर्शन करेंगे और एक तरीके से मांग करेंगे कि सरकार बताए कि आखिरकार वो वीआईपी कौन है और किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अभी हाल ही में जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो एसटीएफ वो जांच कर रही है। 500 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी गई है। साथ ही साथ कोर्ट में इस बात को लेकर भी अपील की गई है कि जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं उनका नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे में ये तमाम मामले जो है विचाराधीन कहीं ना कहीं कोर्ट में है, और ऐसे में कोर्ट ने जिस तरीके से बात का जिक्र किया कि पीआईएल दाखिल की गई थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को नकारा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो एसटीएफ काफी अच्छी जांच कर रही है। तो ऐसे में सीबीआई जांच की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि इस बात को लेकर विपक्ष काफी हमलावर भी है, और यही वजह है कि आज हरीश रावत 24 घंटे के लिए धरने पर बैठने वाले हैं, जहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खासतौर पर उन्होंने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को भी एक तरीके से आमंत्रित किया है कि या फिर जो तमाम विपक्षी दल और भी हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि जो भी इस धरने में उनके साथ शामिल होगा वो एक तरीके से उनके साथ अपना धरना बांटने के लिए तैयार है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया था सामने की, जिसमें वो उन्होंने बात का जिक्र भी किया था कि वीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए। तो ऐसे में अब जिस तरीके से इस बात को लेकर काफी आक्रामकता देखने को मिल रही है, और ये वजह कि विपक्ष काफी हमलावर है, और इसी को लेकर आज हरीश रावत जो है 24 घंटे के धरने पर जो है बैठने वाले हैं। बिल्कुल आकाश, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हरीश रावत और उनका इस तरह से मांग करना कहीं ना कहीं बड़ी बात है, और आज जिस तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं तो और कौन कौन से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत। देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने अपील की है कि वो भी धरने में शामिल हो, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि वीआईपी के नाम में खुलासा होना चाहिए कि वो वीआईपी कौन है, जिसको लेकर के दबाव जो है अंकिता पर बनाया गया, और उसके बाद उसने जब स्पेशल सर्विस के लिए मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। तो आकाश, बने रहिए आप हमारे साथ। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में ठंड और बढ़ सकती है। देहरादून में तड़के कोहरा और हल्के बादल छाए रहे, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने ये फैसला किया। और आपको बता दें कि अब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में तड़के कोहरा और हल्के बादल भी छाए रहे, और लगातार वहां के लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। ठिठुरन और बढ़ सकती है, जिसको लेकर अब येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और इस पर आकाश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, तो आकाश से ही जान लेते हैं। आकाश, जैसा कि मौसम लगातार करवट ले रहा है और लगातार ठिठुरन बढ़ती चली जा रही है, इसको लेके अब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। किस तरह के सिस्टम एक्टिव है जिसके चलते इस तरह के ठंड और देखने को मिल रही है?
बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कई दिनों से इस बात का ज़िक्र भी हो रहा था कि मौसम कहीं न कहीं करवट कब बदलेगा, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो दिसंबर का महीना खत्म होने को, और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं उत्तराखंड की अगर हम खासतौर पे बात करें तो पहाड़ी राज्य होने के चलते यहाँ पर जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ती भी है, क्योंकि कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जो 3000 फीट के ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कहीं न कहीं जो बर्फबारी है वो देखने को मिलती है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी इस बात का ज़िक्र किया था कि क्रिसमस के बाद कहीं न कहीं जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ सकती है, और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में सीधी तौर पर कहा है कि जो शीतलहर है उसका येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है, जिसमें काफ़ी ठंड वहाँ पर बढ़ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया है कि देहरादून के साथ-साथ कई जो अलग-अलग मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो कोहरा है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा। कल भी हमने अगर हम बात करें तो कल शाम तक की तो वहाँ पर भी कई जगहों पर ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोहरा देखने को मिला था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र की, अगर खासतौर पर चाहे केदारनाथ हो या फिर धारचूला का मुनस्यारी का क्षेत्र हो जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, उसके अलावा कई अन्य जो बॉर्डर इलाके हैं जिसमें कहीं न कहीं जो 3000 से अधिक ऊँचाइयों पर है, वहाँ पर कहीं न कहीं जो हल्की-फुल्की जो बर्फबारी है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से ठंड में कहीं न कहीं जो गिरावट है वो एक तरीके से आई है। और सीधे तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 घंटों में कहीं न कहीं जो मौसम है वो एक तरीके से अपने परिवर्तन करेगा, और जो ठंड है वो एक तरीके से बढ़ सकती है, और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की है कि कहीं न कहीं एक तरीके से अलर्ट के चलते जो अद्यतन चीज़ें साथ उत्तराखंड की अगर हम खासतौर पर बात करें तो पर्यटक कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि क्रिसमस का हो या फिर नए साल के जश्न को लेकर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कहीं न कहीं पर्यटकों का अधिक रुख रहता है। तो पर्यटकों से अपील ये की गई है कि मौसम को देखकर ही कहीं न कहीं बाहर निकलें, और जिस तरीके से लगातार मौसम में करवट बदल रही है और माना जा रहा है कि कुछ दिन बाद और यानी कि 24 घंटे का जो शीतलहर है उसका तो अलर्ट है ही है, लेकिन आने वाले समय में जो बर्फबारी है वो उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर कहीं न कहीं जो पर्यटक हैं उनके लिए ये अच्छी खबर जो है साबित होगी। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से अब मौसम मेहरबान है लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अब लोगों की दिक्कत परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह से गाइडलाइन जारी की जा रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि लोगों को इससे थोड़ी राहत मिल सके? देखिए, लोगों की अगर हम बात करें तो ये बात सच है कि जिस तरीके से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं न कहीं बर्फबारी के साथ ही मैदानियों में ठंड की जो शीतलहर है वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगी, और ये वजह है कि सीधे तौर पर नगर निगम और नगर पालिका को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो एक तरीके से जो मौसम है उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो अलाव की व्यवस्था है उसको एक तरीके से करें, जगह-जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर बर्फबारी की संभावनाएँ होती हैं, बर्फबारी की वजह से कहीं न कहीं जो यातायात है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि अगर सड़कों पर बर्फ जमती है तो ज़ाहिर बात है कहीं न कहीं यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो ऐसे में नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की टीमों को ये निर्देश दिया गया है, बीआरओ की टीम को निर्देश दिया गया है कि जहाँ पर भी बर्फबारी की सूचना आती है सड़कों पर, तो इसको जो सड़कों को जो है जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पर्यटकों के लिए और काश्तकारों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बर्फबारी होती है पहाड़ी क्षेत्रों में तो पर्यटक इसका लुत्फ़ उठाते हैं, और काश्तकारों के लिए अपनी फसल को लेकर भी कहीं न कहीं अच्छी पहल है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो आम जनमानस है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है, उसकी दिनचर्या में कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अगर बर्फबारी होती है उसके साथ ही जो ठंड है उसमें गिरावट आती है और तापमान में, तो स्वाभाविक बात है कि कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं प्रशासन भी अलर्ट है, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में इंतज़ार है कि मौसम जिस तरह से लगातार परिवर्तित होता है, तो स्वाभाविक बात है कि नए साल के जश्न कहीं न कहीं जो बर्फबारी है का लुत्फ़ उठाने के लिए जो उत्तराखंड आ रहे हैं उनको कहीं न कहीं इसका लाभ जो है मिल सकता है। अगर आकाश हम बात करें वहां पर सुबह शाम की, तो किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर सुबह शाम? देखिए, सुबह शाम की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं ठंड में जो तापमान है उसमें गिरावट कहीं न कहीं दर्ज की गई है, और सुबह अगर हम खासतौर पर बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं न कहीं कोहरा की वजह से जो है लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, और देर रात की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो मौसम है कहीं न कहीं एक तरह से ठंड का जो लगातार इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिरकार ठंड कब देखने को मिलेगी, वो ठंड कहीं न कहीं अब एक तरीके से परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, जिन लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि ठंड की वजह से काफ़ी परेशानी भी होती है। तो ऐसी स्थिति में चाहे अलाव की व्यवस्था हो, खुद मुख्यमंत्री परसों तमाम जो रैन बसेरे हैं उसका निरीक्षण उन्होंने किया था, तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने जायज़ा लिया था, साथ ही साथ तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि वो एक तरीके से व्यवस्थाएँ बनाएँ और किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कह सकते हैं कि ठंड को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है, और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें सीधे तौर पर कहा है कि आम लोग भी कहीं न कहीं अलर्ट को देखते हुए तमाम एक तरीके से गाइडलाइन है मौसम विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी होते रहते हैं, उन तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें या फिर अपनी यात्रा देखें, और आकाश, बर्फबारी। हाँ, बाजारों में किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है? अगर हम बात करें स्कूलों की, और जैसा कि आपने बताया लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है, तो स्कूलों की बात करें तो स्कूलों के लिए किस तरह से गाइडलाइन निकाली गई है उन बच्चों के लिए?
देखिए स्कूलों की अगर हम खासकर बात करें तो इस समय कहीं न कहीं जो बच्चे हैं उनके विंटर वेकेशन एक तरीके शुरू हो चुके हैं। क्रिसमस के बाद से ही सभी की छुट्टियाँ जो है घोषित कर दी गई हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि उससे पहले जो टाइमिंग है, क्योंकि अगर हम क्रिसमस से पहले की टाइमिंग की बात करें तो क्योंकि लगातार जो सुबह की अगर हम खासतौर पर बात करें तो ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा था, हम्म। तापमान में गिरावट थी। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो स्कूल की टाइमिंग है ठीक है। उसको भी चेंज किया गया था। ठीक है, शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको बता देते हैं, जहां पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिक और लोकप्रिय नेता रहे हैं और वे एक ऐसे महान वक्ता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्यार और आदर करते थे। अटल जी ने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, बल्कि इसके विकास के लिए आधार भी तैयार किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वराज दिवस के अवसर पर जनपद चंपावत के टकनपुर स्थित उचौली कोट गांव में चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निवारण के निर्देश दिए। वहीं सड़क दुर्घटना में दिवंगत दान सिंह के परिजनों को 1 लाख का चेक दिया, साथ ही 2 दिवंगतजनों को व्हीकल चेयर भी दी। इस दौरान धामी ने अटल जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं चौपाल कार्यक्रम में आए सभी लोगों का सीएम धामी ने स्वागत किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशेवर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने जनता पर गोली चलाने के आदेश को न मानकर महान देशभक्ति का परिचय दिया था। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि भारत की आजादी के लिए पेशेवर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में यह घटना मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधार तैयार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पिथौरागढ़ जिले की भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काली नदी पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके विरोध में नेपाल की ओर से पथराव किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। वहीं इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही छिटपुट घटनाएं हुई हैं। हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। स्थानीय स्तर पर छुटमुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के स्तर पर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। हमारा जो नेपाल के साथ इस सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ जो रोटी बेटी का संबंध है, जो हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है, जो हमारा पूजा पद्धति का संबंध है, हमारा रहन सहन का जो संबंध है, वो संबंध बना रहेगा। हमारा भाईचारा है और वो बहुत पुराना भाईचारा है और आगे बना रहेगा। हम दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़कोट पुलिस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बीते दिनों देवडुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है और सख्ती से इस कानून का पालन कराया जाएगा। ये
कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्द हवा का प्रकोप जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए थे। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों का अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम धामी ने घंटाघर के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर और उनका हालचाल भी जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने के निर्देश भी दिए। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव जो कि जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा ली, जहां सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सेब और कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाए और इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं कहा राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की मजबूती के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं। साथ ही कहा कि मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, जिसके लिए सहकारिता से जुड़े लोगों का समय समय पर प्रशिक्षण और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।